नेपाल में सियासी संकट बरकरार है। जेनजी प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, इस सस्पेंस से अब पर्दा पूरी तरह से हट गया है। कल रात हुई बड़ी बैठक के बाद एक नाम पर सहमति बन गई है और आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो कौन होगा अगला पीएम नेपाल का, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी थी। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का सामना ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में आगे हो गई हैं। नेपाल में आधी रात को हुई एक बैठक में बाजी पलट गई। सुशीला कार्की नेपाली पीएम की रेस में एक बार फिर सबसे आगे हो गई है। जी हां, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर गुरुवार देर रात एक सीक्रेट बैठक हुई है। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई है, जिसे शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल और सुशीला कार्की मौजूद थी। उनके अलावा स्पीकर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी थे। इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बात हुई है। बताया गया है कि इस बैठक में यह सहमति बनी है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए। दरअसल गुरुवार को दिन में खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद जेनजी ने कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था, मगर कुलमन घिसिंग के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया। फिलहाल नेपाल में अब भी उथल पुथल जारी है। आज का दिन नेपाल की सियासत में अहम है। आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ एक और बात सामने आई है कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेवारी अंतरिम सरकार पर ही होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का भारत से गहरा नाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाली सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला चीफ जस्टिस थी। उन्होंने काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से राजनीति शास्त्र में एमए किया था। उन्होंने 1979 में वकालत में अपना करियर शुरू किया था। सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। सुशीला कार्की का जन्म नेपाल के विराटनगर में 7 जून 1952 को हुआ था। उन्होंने 1979 में वकालत शुरू की और 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। कार्की को 2009 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी थी। हालांकि 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चुनावी विवादों, भ्रष्टाचार सहित कई अहम मामलों की सुनवाई की। आपको बता दें कि साल 2017 में प्रमुख राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था और फिर उन पर महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया गया था। लेकिन देश में उन्हें मिले भारी जन समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण राजनीतिक दलों के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था और इसी बात से उनकी जनमानस में गहरी पैठ की बात पता चलती है। इसके साथ ही उनमें क्या खास है, ऐसा देखा जाए तो अपने रिटायरमेंट के बाद सुशीला कार्की ने 2 किताबें लिखी, जिसमें से पहली उनकी आत्मकथा न्याय है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, न्यायिक संघर्षों और राजनीतिक दबाव की कहानी लिखी है। उनकी लिखी दूसरी किताब कारा नामक एक उपन्यास है, जो उनकी विरासत के समय से प्रतीत है। और आपको बता दें कि उनकी विरासत के समय से प्रेरित ये किताब और महिलाओं के सामाजिक संघर्षों को उजागर करती है। पीएम पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। कल पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के बाद कुलमन घिसिंग का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया। युवाओं के समर्थन के बाद कुलमान का अंतरिम पीएम बनना तकरीबन तय माना जा रहा था कल रात तक, लेकिन इस रेस में सुशीला से उनसे पिछड़ गई थी। एक समय के लिए युवाओं ने कुलमन का नाम अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर पेश किया था, लेकिन कल रात में बाजी पूरी तरह से
पलट गई। हालांकि अगर हम बात कुलमन की करें तो भारत से पढ़ाई करने वाले कुलमन नेपाल की अंतरिम सरकार के मुखिया हो सकते हैं। 2 नाम और भी सामने आए हैं। देखिए, कार्की के पूर्ववर्ती और पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ का भी नाम चर्चा में आया। हालांकि दोनों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, जिस पर आलोचकों का कहना है कि युवाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में बुजुर्ग नेतृत्व उनकी आत्मा के खिलाफ होगा। वहीं 35 वर्षीय काठमांडू मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह भी प्रमुख दावेदारों में माने जा रहे थे, लेकिन शाह ने ओली को भ्रष्ट कहकर खुला विरोध किया है और जेनजी आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे और युवाओं से खुद सरकार संभालने की अपील उनके द्वारा की गई है। फिलहाल नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब सत्ता की कमान सेना के हाथों में है। सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले 3 दिनों से नेपाल जल रहा था और प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला गया। आंदोलनकारियों ने नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सेना ने देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाला और आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील है। फिलहाल नेपाल में स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन वहां पर हुई आगजनी और भयंकर संघर्ष के बाद काफी ज्यादा आर्थिक संकट का सामना नेपाल को करना पड़ सकता है। कहीं न कहीं इस आगजनी ने और इस संकट ने नेपाल को कई साल पीछे धकेल दिया है, क्योंकि वहां पर भारी आगजनी हुई है, जिसको वापस सही कर पाना बहुत लंबे समय का इंतजार करना जैसा होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी किसे सौंपी जा सकती है? क्या सुशीला का नाम फाइनल होगा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को नेपाल के बारे में अपडेट मिल सके।